ऑल ऑफ यू गाइस, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कल की क्लास में हम देखे थे, कहाँ तक के देख लिए थे? कल की क्लास में हम देख लिए थे आपके भोसले साम्राज्य में, मराठा वंश में भोसले जो वंश छत्तीसगढ़ में राज्य कर रहे थे, उसमें हम देख लिए थे आपके 1818 तक। 1818 के बाद ब्रिटिशों के अधीन आ गया, मैं बताया था। ठीक, 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा तो यहाँ भी एक संधि होगी। यहाँ के वयस्क नहीं रहेंगे तो ब्रिटिश संधि करेंगे कि जब तक ये इसके शासक वयस्क नहीं हो जाते तब तक हम शासन करेंगे करके। तो ब्रिटिशों ने सूबेदारी व्यवस्था को वो समाप्त करके ब्रिटिश रेजिडेंट सुपरिटेंडेंट का पद सृजन किया, और उसी में वो सृजन किया और साथ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। अधीक्षक कि वो शासन करेंगे कहके ब्रिटिश अधीक्षकों की क्या हुई? आपकी नियुक्ति हुई। ठीक, उसी को आगे देखते हैं। ठीक, आज मराठा समाप्त कर देते हैं, सिर्फ आप हमारे पास काकती बचेगा, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, देखिए, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें बागडोर अप्पा साहब संभाल रहे थे। अप्पा साहब जब संभाल रहे थे बागडोर को, तो वहीं से ध्यान दीजिएगा, जो बागडोर को अप्पा साहब संभाल रहे थे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हुए। और जो रघुजी द्वितीय के पुत्र थे, रघुजी तृतीय, वो वयस्क नहीं थे, अभी बच्चे थे। तो अप्पा साहब और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई कि रघुजी तृतीय के वयस्क होने तक के क्या होगा, ब्रिटिश मराठा साम्राज्य के बागडोर को संभालेंगे। तो ब्रिटिश ने इस बागडोर को संभालने के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति हुई। कहाँ? नागपुर में। और नागपुर के कमिश्नर ने फिर छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति हुई। और 1818 से 1830 तक के ब्रिटिश अधीक्षक, यानी मराठा साम्राज्य ब्रिटिशों के अधीन कार्य करेगा, मतलब मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश शासन करेंगे। ओके, चलिए जस्ट आगे देखते हैं। अब कौन आता है ब्रिटिश अधीक्षक में? सबसे पहले आते हैं कैप्टन एडमंड। ठीक, जो कैप्टन एडमंड रहेंगे वो 1818 से 1818 तक ही रहेंगे। ठीक, कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट रहेंगे। ओके, नागपुर में कमिश्नर रहते हैं, उसी के अंतर्गत ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ में मराठा साम्राज्य को संभाल रहे थे। ओके, यहीं से ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश अधीक्षक, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक रहे कैप्टन एडमंड। कौन रहे आपके? कैप्टन एडमंड। ओके, कैप्टन एडमंड आपके प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक रहे। ठीक, इनके समय कुछ नहीं हुआ, कुछ याद मत रखना। 1818 से 1818 तक ही रहे, 18 से 18 बस। अब 18 से 25 रहेंगे कैप्टन एगेन्यू। 18 से 1825 तक के रहेंगे आपके कैप्टन एगेन्यू। कैप्टन एगेन्यू रहेंगे 18 से 1825 तक के। ओके, अब इसके बाद 1825 से 1828 तक के रहेंगे आपके कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस। अब इसके बाद 1828 में ही रहेंगे आपके कैप्टन विल्किंस। वापस बुला लिए जाते हैं। अब विल्किंस के बाद लास्ट रहते हैं 28 से 30 तक के, जिसने फिर से मराठों को उनका साम्राज्य वापस किया, वो रहे आपके कैप्टन क्रॉफर्ड। ओके, कैप्टन एडमंड। ठीक, कैप्टन एडमंड 18 से 18, कैप्टन एगेन्यू 18 से 25। ठीक, इसके बाद कैप्टन सैंडिस 25 से 28। बीच में एक और आते हैं, उसको नहीं बता रहा हूँ, छोड़ो। अब इसके बाद आपका कैप्टन विल्किंस
28 तक, बस 1828 पर। कैप्टन क्राफर्ड 28 से 30। ओके, हम लोग देख लिए कैप्टन एडमंड। एडमंड प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, प्रथम ब्रिटिश सुपरटेंडेंट। इसके बाद देखते हैं एगेन्यू। ठीक, कैप्टन एगेन्यू 18 से 25। मोस्ट इंपॉर्टेंट काल इन्हीं का है, जो भी करेंगे ये करेंगे। ठीक, देखते हैं इसको। सबसे पहला काम आएंगे और सबसे पहला काम करते हैं ये कैप्टन एगेन्यू, रतनपुर से छत्तीसगढ़ जो उस समय था उसकी राजधानी को रायपुर कर देते हैं। ठीक, उसके बाद जो 27 परगनों में बांटा था, ठीक, परगना पद्धति के सूत्रधार 27 परगनों में बांटे थे। परगना पद्धति के सूत्रधार डिम्बा जी और उसको बांटने वाले या फिर जन्मदाता माने जाते हैं विठ्ठलराव दिनकर। उन्होंने छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया था। तो इन्होंने उस 27 परगनों को 9 परगनों में बांट दिया। 9 परगनों में बांट दिया। पहले 8 में बांटा था, उसके बाद फिर 9 परगनों में बांट दिया। ओके, अब इन्हीं के समय, कैप्टन एगेन्यू के समय 1819 में 19 ईस्वी में सोना खान का विद्रोह हुआ, या फिर इसी को राम राय का विद्रोह, शहीद वीर नारायण सिंह के पिता का विद्रोह, राम राय का विद्रोह। इसका दमन करेंगे। इस विद्रोह का सोना खान में विद्रोह होता है, उसके पिता पहले विद्रोह करते हैं, उसके बाद फिर बाद में करेंगे समथिंग 1856 में 1857 में विद्रोह करते हैं आपके शहीद वीर नारायण सिंह। 56 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है विद्रोह का। तो पहले राम राय का विद्रोह, उसके पिताजी का विद्रोह 1819 ईस्वी में। ठीक, इसका दमन करेंगे कैप्टन मैक्सन, मतलब इसका दमन, इसको विद्रोह को समाप्त करते हैं कैप्टन मैक्सन। उसके बाद 1825 में परलकोट का विद्रोह। ठीक, परलकोट बस्तर में है, परलकोट का विद्रोह। ओके, काकती वंश में होता है परलकोट का विद्रोह, उसका भी दमन कर देते हैं कैप्टन एगेन्यू। अब इसके बाद जस्ट कैप्टन सैंडिस देखते हैं। एगेन्यू में क्या क्या देखे, राजधानी परिवर्तन किया रतनपुर से रायपुर, 27 परगनों को 9 परगनों में बांट दिया। ठीक, 1819 ईस्वी में आपका राम राय या सोना खान का विद्रोह, राम राय का विद्रोह। ठीक, इसका दमन कैप्टन मैक्सन दमन करता। अब इसके बाद फिर 1825 में परलकोट का विद्रोह। बस यहाँ से आपका एगेन्यू खत्म। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपका एगेन्यू में और था, वो था इस समय जो भोसले वंश चल रहा था, तो भोसले वंश में पटेल का पद हुआ करता था। अरे पटेल जी, गाँव में रहता है पटेल, उसी का पद हुआ करता था। उस पटेल के पद को समाप्त कर दिया और 3 नए पद बनाए इसने। 3 नए, बरार पांडे पहला पद, ठीक, दूसरा पोतदार दूसरा पद, और तीसरा अमीन। अरे अमीन पटवारी का वो निकलता है ना जी, क्या बोलते हैं, वैकेंसी, वही पद। बरार पांडे का भी निकलता था। शुरू में बरार पांडे भी नियुक्त होते थे जब हमारे पूर्वज थे उस समय। और फिर आपका बरार पांडे के बाद इन्होंने पोतदार का एक पद, 3 पद का सृजन किया। अब इसके बाद देखते हैं कैप्टन सैंडिस। कैप्टन सैंडिस का एक काल आपका कितना से कितना रहेगा, 1825 से 1828। इन्होंने ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत की, ताहूतदारी प्रथा की, और 2 ताहूत या 2 तालुके का निर्माण किया, लोरमी और तरेंगा 2 ताहूत या फिर 2 तालुकों का निर्माण किया। ओके, अब ये थे अंग्रेज। तो इन्होंने कामकाज जो भी वर्क थे, वर्क एंड कम्युनिकेशन की भाषा को अंग्रेजी कर दिया। ठीक, अंग्रेजी, इंग्लिश कर दिया। किसको, कामकाज की भाषा को इंग्लिश कर दिया। ओके, इन्होंने डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की। डाक तार मतलब जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट डालते हो, वही वाला डाक तार व्यवस्था की शुरुआत की सैंडिस ने। ओके, अब इसके बाद देखते हैं कैप्टन विल्किंस। कुछ नहीं करेंगे, थोड़े समय के लिए आए रहते हैं विल्किंस, उसके बाद वापस बुला लिए जाते हैं 1828 में। इसके बाद कैप्टन क्राफर्ड देखते हैं। कैप्टन क्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक 1828 से 1830। कैप्टन क्राफर्ड छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक,
इन्हीं के काल में ब्रिटिशों का संरक्षण छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया। ओके, और इन्होंने ब्रिटिश से सत्ता का हस्तांतरण मराठों को 6 जून 1830 को किया। यहाँ से कैप्टन क्रॉफर्ड भी समाप्त, यहाँ से ब्रिटिश का काल भी समाप्त, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट का। ओके, अब इसके बाद जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, देखिए 1830 में, उस समय तत्कालिक जो 1830 में तत्कालिक गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक ठहरे थोड़ा उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने भोसले वंश के साथ जो संधि हुई थी 1818 में, उसके तहत रघुजी तृतीय वयस्क हो गए। ठीक, तो रघुजी तृतीय के वयस्क होने के पश्चात मराठा को उनका साम्राज्य पुनः वापस कर दिया। वापस किसके द्वारा किया गया? कैप्टन क्रॉफर्ड के द्वारा। ठीक, कब? 6 जून 1830 को। ठीक, तो उसके बाद फिर हमारे छत्तीसगढ़ को 1830 में इन्होंने परगनों में बांटा था ब्रिटिशों ने, मराठों ने जिले में बांट दिया। जिले बोलते थे उस समय, और इन्होंने यहाँ शासन करने के लिए जिलेदार नियुक्त किया। ठीक, तो इसमें कोई वर्णन नहीं जानना है जिलेदार का। 1830 से 1854 तक के जिलेदार नियुक्त किए। तो इसमें अंतिम फर्स्ट का नाम देख लीजिए और अंतिम का कुछ नहीं है, खत्म यहाँ से। ठीक, तो प्रथम आपका कृष्णराव अप्पा प्रथम जिलेदार रहेंगे। ठीक, जो छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, कृष्णराव अप्पा, और लास्ट रहेंगे आपके गोपाल राव। ठीक, 1854 के समय गोपाल राव रहेंगे। ब्रिटिश उस समय गवर्नर जनरल आते हैं 1848 से 1854 तक रहते हैं। आपका कौन रहते हैं? लॉर्ड डलहौजी रहते हैं। ठीक, वो थोड़ा क्या है, उग्रवादी दृष्टिकोण रखते थे। ठीक, युद्ध में विश्वास करते थे। तो उन्होंने क्या किया, नागपुर को 1854 में अपने हड़प नीति के तहत क्या कर लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करा लिया। तो नागपुर के साथ ही हमारा छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिशों के अधीन आ गया, क्योंकि नागपुर का ही हिस्सा था हमारा छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ से मराठा साम्राज्य का भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। ठीक, समझ पाए? गुड, अरे अच्छा समझ लेते हो जी। चलिए, अब यहाँ से आज में देख लेते हैं थोड़ा सा और, 5 मिनट के क्लास में और देख लेते हैं, 5-10 मिनट में, कि भोसले साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था। ठीक, मराठा साम्राज्य के शासन व्यवस्था में देखते हैं तो सबसे पहले प्रशासन। तो जब सूबेदार की नियुक्ति किए वेंगुजी भोसले, जब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे तो सूबेदार जो रहेंगे विठल राव दिनकर, उन्होंने क्या है, परगना पद्धति लागू कर दिया, 27 परगनों में बांट दिया। तो परगना में दो भागों में बांटा गया परगना पद्धति। एक आपका 2 भागों में भूमि का विभाजन किया गया, समझ लीजिए। एक खालसा क्षेत्र हुआ करता था, क्षेत्र का विभाजन, एक खालसा क्षेत्र और एक जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र वह होता था जो प्रत्यक्ष, जो सूबेदार रहते थे उनके हाथ में रहता था, मतलब मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था। और जो जमींदारी क्षेत्र रहता था उसको जमींदारी के रूप में दे दिया जाता था। ठीक, ओके, समझ पाए? ठीक, अब इसके बाद राजस्व व्यवस्था में देखेंगे तो मराठा साम्राज्य में राजस्व व्यवस्था में बहुत सारे कर लगाए गए। कर, ठीक, जो कर थे वो लगाए गए, और बहुत सारे विभागों के द्वारा ही कर लगाए गए, मतलब जैसे आयात निर्यात कर, ऐसे करके कर लगाए गए। तो इनके कर देखते हैं कितने प्रकार के कर लगाए। वो राजस्व, वहीं से हमारे मराठा साम्राज्य लोग को पैसा प्राप्त होता था, राजस्व मिलता था। ओके, तो मराठा साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत ही भूमि कर था। सब भूमि से लिए जाने वाले कर लगाए, 6 प्रकार के कर लगाएंगे। पहला रहेगा टकोली, दूसरा सयार या फिर सायर। पहला टकोली, दूसरा सायर। ठीक, पहला आपका टकोली, दूसरा सयार। ठीक,
दूसरा सयार, तीसरा सेवई, चौथा पंडरी, ठीक, पांचवा कलाली, ठीक, और छठवां था आपका जमींदारी कर। जो टकोली था वो जमींदार जो रहते थे, जमींदार जिनको जमींदारी प्राप्त थी, उनसे लिए जाने वाला वार्षिक कर था। और जो सयार था वो आयात निर्यात कर था, ठीक। जो कलाली था वो आपका आबकारी कर था, मादक पदार्थ पर, पीने वाला शराब पर समझ लो, ठीक, समझ पा रहे हैं, ओके। और जो पंडरी हुआ करता था, जो कृषि भूमि नहीं रहता था जी, ऐसी ही भूमि रहता था, उससे लिए जाने वाला, गैर कृषि भूमि से लिए जाने वाला कर पंडरी था। सेवई, बहुत सारे कर का क्या था, आपका समूह था। समझ लीजिए कोई अपराध कर देता था तो उससे सेवई लिया जाता था, अर्थदंड और जुर्माना, ओके। और जमींदारी कर, जो आयात किए हुए जमींदारों को अनाज दिया जाता था, अनाज भेजा जाता था, उनके पास नहीं रहता था तो उसके लिए, उसके बदले जो कर लगता था वो था आपका जमींदारी कर, ओके। 6 प्रकार के कर जो इस साम्राज्य में लगे, ठीक। राजस्व के प्रमुख स्रोत ही भूमि कर था, ओके। अब जो सैंडिस 2 ताहूतदारी बनाया था, ठीक, 2 ताहूतदारी बनाएगा सैंडिस। सैंडिस 1825 में आता है, 1826 में वो बनाता है लोरमी को, ठीक। छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था देख लेते हैं, उसमें सैंडिस बनाता है। ताहूतदारी का प्रथा का शुरुआत करता है सैंडिस, 25 से 28 तक रहता है सैंडिस। 26 में लोरमी बनाता है और 28 में तरेंगा नाम का ताहूतदारी बनाता है। उसके बाद मराठा काल में, मतलब जब क्राफट के द्वारा मराठों को शासन दे दिया जाता है, उस काल में आपका 2 ताहूतदारी बनेंगे, ठीक। दोनों बनेंगे 1848 में, सिरपुर और लवन, 1848 में दोनों ताहूतदारी बनेंगे। इतना आपका मराठा काल में रहा। अब इसके बाद बनेंगे जब कैप्टन इलियट आ जाते हैं, तब ना बनते हैं, वो बाद में देखेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं आपका प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन रहे किसमें, मराठा काल में, ओके, ठीक। तो सबसे पहले पद तो सूबेदार रहा। सूबेदार तो ब्रिटिशों मराठों के अधीन काम करने वाला सर्वोच्च अधिकारी था, जो सैनिक, दीवानी, फौजदारी सभी इनके पास रहते थे, परगना वर्गना सब, ठीक, सर्वोच्च अधिकारी। अब इसके बाद कमाविजदार। कमाविजदार जो परगना पद्धति विट्ठलराव दिनकर लागू किया था, 27 परगनों में 27 कमाविजदार की नियुक्ति होती थी। परगनों पद्धति का प्रमुख रहता था कमाविजदार। और उसके बाद सेकंड फर्द रहता था गौटिया का। याद रखिए गौटिया का पद कलचुरी वंश में भी था। कलचुरी वंश का एकमात्र पद यथावत बना रहा मराठा वंश में, वो था आपका गौटिया का, ठीक। गांव का प्रमुख गौटिया, ठीक। और यहाँ से लगान वगान वसूलने की जिम्मेदारी इसकी थी, ठीक। और इसके बाद पटेल। मराठा वंश में एक पद का, नया पद का सृजन हुआ जो था आपका पटेल, ठीक। पटेल पद का सृजन हुआ और ये क्या करता था, लगान कितना लगेगा ये सब का निर्धारण करता था पटेल, ठीक। समझ पा रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद फडणवीस। फडणवीस बहुत गंदा नाम है, ठीक, याद रखिए फडणवीस, कोई भी क्रिकेटर के नाम में याद रख लीजिए, ठीक। सैंडविच के नाम में फडणवीस को याद रख लीजिए, ठीक है। तो जो फडणवीस रहता था ये वित्त विभाग का प्रमुख रहता था, समझ लिए, वित्त विभाग, आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला सर्वोच्च अधिकारी, ठीक। अब इसके बाद फडणवीस के बाद आपका देखेंगे तो जो पोतदार का पद बताया मैं, पोतदार का, ये एक खांजी का पद रहता था। ये मतलब तगादा मारता था, समझ लीजिए, जो रहते थे उनको, ठीक। और इसी में बरार पांडे, बरार पांडे बताया ना, बरार पांडे का पद रहता था। ये जो गांव में, समझिएगा इस पद को, ये जो गांव में क्या होता था, जो अनाज उत्पादन होते थे और बाकी सारे जो वस्तु उत्पादन होती थी, वो उत्पादित वस्तु पे कर वसूल करता था बरार पांडे, ठीक। और एक पद रहता था आपका पंडरी पांडे का।
ये पंडरी पांडे जो भी शराब आबकारी ये सब रहता था ना, उन पे कर वसूल करके देता था। किसको? सूबेदार को या फिर मराठा साम्राज्य। ओके, समझ पा रहे हैं? गुड। ठीक, यहीं से देखिए मराठा काल के विद्रोह की बात करें, मराठा काल में और विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोह की बात करें हम। मराठा काल के विद्रोह की बात करें तो धमधा, बदरगढ़, तारापुर तीनों में विद्रोह हुआ था। ठीक, मराठा काल। मराठा काल के बाद जब ब्रिटिश ने मिला लिया था, एक चीज़ और बता देता हूँ, ब्रिटिश ने मराठों को अपने अधीन कर लिया था। नागपुर अपने उसके अधीन हुआ तो छत्तीसगढ़ भी उसके अधीन हो गया। तो छत्तीसगढ़ में 3 और तालुके का निर्माण हुआ। ताहूदारी प्रथा के अनुसार तालुका बनता था, तो 3 नए संजारी 1858 में, तीनों बनेगा ना 1858, संजारी, खल्लारी और सिहावा, 3 नए ताहूदारी का निर्माण 1854 के बाद हुआ, याद रखिएगा ना। 1854 में मिल गया था कि इसमें ब्रिटिश साम्राज्य में, छत्तीसगढ़ का मराठा भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया था। उसके बाद ब्रिटिशों ने 3 नए ताहूदारी बनाएंगे। कौन कौन सा? संजारी, खल्लारी और सिहावा। ओके, मराठा काल में 3 विद्रोह हुए, धमधा, बदरगढ़, तारापुर। ओके, अब यहीं से एक चीज़ और देख लीजिए, मुद्रा। तो उस समय जब नागपुर से रिलेट करते थे मराठा, तो नागपुरी रुपया चलता था। ठीक, और एक जो ये नहीं था, जमींदार थे, तो उन लोग को गाय वाय खरीदना रहता था कृषि के लिए और सबके लिए। तो एक मवेशी बाजार हुआ करता था मराठों के समय, रतनपुर एक मवेशी पशुओं का बहुत बड़ा बाजार था। ओके, यहाँ से आपका मराठा पूर्णतः खत्म हो जाता है। अब इसके बाद मॉडर्न छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट होता है। ठीक, उसको बताऊंगा मैं आगे, लेकिन एक वंश बचा हुआ है, कल मैं बताया था आप लोग को, वो था आपका, क्या बचा है जी? काकती वंश बचा हुआ है, उसको मैं कल से पढ़ाऊंगा आप लोग को। ओके, तो अच्छे से समझ में आया? समझ नहीं आया होगा कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिएगा, मेरे नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपका क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक, आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहेगी, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक, मेरी वीडियोस देखते रहिए, मेरे स्टूडेंट सब पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपका गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आने वाला है, उससे आपका गवर्नमेंट जॉब कंफर्म लग जाएगा। ओके, मेरे साथ पढ़ते रहिए, अपना गोल पे ध्यान दीजिए, अपने टारगेट पे फोकस कर दीजिए, अपना जो एम है, जो ड्रीम है, उस पर फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना वायरस चल रहा है तो पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।